हाँ, तो आज अपन एक बहुत इजी सा और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो बिल्कुल आपके दिमाग में एक ही बार में फिट हो जाएगा, मतलब छप जाएगा, एक गारंटी है। और अभी तक आपने जो भी सीख रखा है इसके बारे में डिलीट कर देना, प्रॉपर तरीके से सिखाऊंगा, बिल्कुल कहीं पर भी छोटा सा डाउट भी नहीं रहने वाला है। टॉपिक का नाम है फ्रेमिंग क्वेश्चंस एंड क्वेश्चन टैग, ठीक है। यानी कि इसको मैंने दो कैटेगरी में बांटा है। नंबर 1 फ्रेमिंग क्वेश्चंस और सेकंड क्वेश्चन टैग, दोनों अलग अलग पढ़ेंगे, दोनों डिफरेंट है। पहले बता दूं, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको टेंस जरूर पढ़ना है, जो मैंने आपको उसका डोज भी दे दिया, इंपॉर्टेंट कैप्सूल भी दे रखा है और उसको फुल्ली पढ़ा भी रखा है, वो ज़रूर देख लेना क्योंकि उस बेसिक चीज़ें काम आएगी। और फ्रेमिंग, अब बात करते हैं अपन फ्रेमिंग क्वेश्चंस की। क्वेश्चन टैग की बाद में बात करेंगे, पहले फ्रेमिंग क्वेश्चंस की। फ्रेमिंग क्वेश्चंस क्या होते हैं, इसको भी दो कैटेगरी में अपन ने बांट के पढ़ेंगे। एक हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले प्रश्न, यानी स्टार्ट फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब, वो वाले क्वेश्चन, यानी कि जिसको अपन यस या नो वाले क्वेश्चन भी बोल सकते हैं, जिसमें यह समझ कि वह क्या कर रहा है, या फिर कल चलोगे क्या, या फिर पढ़ोगे क्या। तो यह आंसर किस में आता है, यस और नो में, या तो यस नो में बोल दो। चाहिए हेल्पिंग वर्ब का मतलब जैसे डू, डज, इज, एम, आर, हैज बीन, डिड, वाज, वर, शैल, विल, सब इन सब के अकॉर्डिंग वो हेल्पिंग वर्ब होती है। अगर हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो वो, और सेकंड है WH टाइप, ठीक है। वापस बता दूं, फ्रेमिंग क्वेश्चंस स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसकी दो कैटेगरी है। एक यस नो वाले क्वेश्चंस, सेकंड WH फैमिली, WH टाइप, जिसमें हु, व्हाट, व्हाई, हाउ मेनी, ये सब, ठीक है, वो माना जाता है। तो पहले अपन बात करते हैं फ्रेमिंग क्वेश्चन। फ्रेमिंग क्वेश्चन में भी इसकी यस नो वाले क्वेश्चन, इसकी पहले ये समझो, यहाँ से एक सेंटेंस आएगा, एक सेंटेंस यहाँ से एग्जाम आएगा और एक सेंटेंस यहाँ से आएगा। अगर 3 आते हैं, तीनों एक एक सेंटेंस के लेवल के हैं, या फिर दो भी आ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो फ्रेमिंग क्वेश्चन हेडिंग लगाओ आप, और उसमें भी फर्स्ट लगाओ यस नो वाले सेंटेंस या फिर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले प्रश्न, ठीक है। हाँ, अब अपन स्टार्ट करते हैं फ्रेमिंग क्वेश्चन में। पहला पार्ट हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन, बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी है। और छोटी छोटी कुछ बेसिक बातें उसको एक बार मेरे को ध्यान से सुन लो, उसके बाद में कोई टेंशन नहीं है। जैसे कि अगर इसमें क्या होगा, इसमें आंसर दे रखा होगा और अपन को क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। जैसे ऐसे कह दिया कि मैं पढ़ रहा हूँ, एक सिंपल सेंटेंस है, मैं पढ़ रहा हूँ, ये क्या है, आंसर है। क्वेश्चन क्या बनेगा इसका, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, आंसर क्या है, मैं पढ़ रहा हूँ। मतलब ये हुआ कि आपको अगर सेंटेंस में आई या वी दिया हुआ हो तो उसको यू में चेंज करना है, या फिर उल्टा अगर यू दिया हुआ हो तो उसको आई या वी में चेंज करना है। ये बात समझ में आ गई। एक बात ध्यान रखना, मतलब अगर आपके पास, वो भी एक सेंटेंस लूंगा जब सारी बातें कवर हो जाएगी, लेकिन अभी ये समझो कि अगर हमारे पास आंसर में आई और वी है तो क्वेश्चन बनाते समय यू हो जाएगा, या फिर यू है तो आई और वी हो जाएगा। आई या वी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन में बता दूंगा कब आई कब वी, ठीक है। एक बात। दूसरी बात, अगर आपके पास में माई और अवर हो, माई और आवर बोल दो चाहे, ठीक है। माई मतलब मेरा और मतलब हमारा, तो उसको योर में चेंज करना है। और या फिर ऐसा हो जाए योर दे रखा हो तो फिर आपको माई और अवर में चेंज करना है, ठीक है। तो मतलब मुश्किल कुछ भी नहीं है, दो बात। और फिर एक होता है वी और अस, वी और अस, ये भी ध्यान रखना, वी और अस को भी यू में, ठीक है। वी और अस को भी यू में, आई और वी को यू में, वी और अस को भी यू में। या फिर ऐसा आ जाए, इधर अगर यू हो तो उधर वी या अस, इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है। मतलब वैसे तो या तो 3 ही करने, ठीक है। ये तो इन सब के रिवर्स है, एक तरीके से उल्टे हैं, इन्हीं के उल्टे हो गए ये तो, और तो कोई नई चीज़ है नहीं, बहुत ईजी है ना। आई और वी को यू में, माई और अवर को योर में, वी और एस को यू में, ठीक है, वापस उल्टा। इसके अलावा क्या करना है कि ये जो क्वेश्चन फॉर्म, अगर कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है जो लिख लो आप साथ में साइड में। पहला रूल इसका ये है कि अगर सेंटेंस में, ध्यान से समझो, सेंटेंस में या वाक्य में, एक ही बात है, वाक्य में यस या फिर नो लिखा हुआ हो, यस या नो हो, तो क्वेश्चन, क्योंकि अपन क्या बनाएंगे इसमें, क्वेश्चन, तो क्वेश्चन बनाते समय यस और नो को हटा दो, हटाना है। पहली बात तो ये, अगर सेंटेंस में यस और नो एज इट इज लिखा हुआ है, यस मैं ये कर रहा हूँ, नो मैं ये नहीं कर रहा, ऐसा लिखा हुआ हो, तो उन शब्दों को एज यस और नो को हटाना है। अब एक बात तो ये, किसकी बात करें अपन, क्वेश्चन इनकी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने समझ की, ठीक है। या फिर ऐसा मान लो फ्रेमिंग क्वेश्चंस की बात करें, जब फ्रेमिंग क्वेश्चन अपन अगर बनाएंगे तो यस नो शब्द दिखते ही उसको हटा दो, ठीक। दूसरी बात वेरी इंपॉर्टेंट है वो भी, कि अगर वाक्य बोल दो चाहे सेंटेंस बोल दो, ठीक है। सेंटेंस, अगर सेंटेंस क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, हेल्पिंग वर्ब से
स्टार्ट हो रहा हो। ध्यान से समझना, वाक्य मतलब जब हमारे को जो आंसर दे रखा होगा उसका अपन क्वेश्चन बनाएंगे, फ्रेमिंग क्वेश्चन बना रहे हैं, तो अगर वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा हो तो क्वेश्चन बनाते समय एज इट इज इसी लैंग्वेज में लिख लिया करो, जैसा मैं लिख रहा हूँ हिंदी इंग्लिश मिक्स, ऐसा लिखा करो। समझना है अपन को, कोई वो नहीं करना। क्वेश्चन बनाते समय हेल्पिंग वर्ब को बिल्कुल स्टार्ट में रखना है, स्टार्ट में, हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में या फिर ऐसा मान लो प्रारंभ में, बिल्कुल सबसे पहले रखना है। हाँ ये लिख लो, हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले, ठीक है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है क्वेश्चन बनाते समय, तो सबसे पहले रखना है, ये ध्यान रखना। अगर वाक्य में या सेंटेंस में यानी कि आंसर में, ठीक है, यहाँ सेंटेंस का मतलब है आंसर, क्योंकि क्वेश्चन तो अपन बनाएंगे। अगर आंसर में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा आंसर, तो आपको क्वेश्चन बनाते समय भी हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले रखना है, और बाकी यानी जो पीछे बचे सेंटेंस को एज इट इज यानी कि सेम टू सेम उतारना है, सेम टू सेम रखना है, ये ध्यान रखना बिल्कुल। अभी ये 2-3 बातें भी सीखोगे ना, फिर मैं जैसे एग्जांपल लूंगा तो सारी बातें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। यस नो होगा तो यस नो को हटा देंगे, और अगर सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है आंसर, तो क्वेश्चन भी में भी अपन हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले रखेंगे, और बाकी एज इट इज जो सेंटेंस बचेगा उसको एज इट इज उतार देंगे। बहुत 2-3 बातें हैं, बस इतने में कवर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब मेरी बातें आपको सारी समझ में आएगी। 3 सेंटेंस मैंने लिए हैं, आई और वी को यू में, माई और अवर को योर में, मी और अस, मैंने वी बोल दिया, वो मी है, ठीक है, मी और अवर को यू में। ये आपको मैंने पहले बता दिया कि इस तरीके से चेंज करना है। अब सेंटेंस है, आई एम रीडिंग ए बुक, ध्यान से समझना, ये आंसर है, इसका अपन को क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। आंसर क्या है कि मैं बुक पढ़ रहा हूँ, ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बनेगा इसका बताओ, तुम क्या कर रहे हो। मतलब आई को किस में चेंज करना है, यू में। वैसे तो लिख भी दिया, और वैसे कुछ तो कॉमन सेंस ही अपने को ये पता है कि इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, ठीक है। तो यू, अब लेकिन यहाँ ये ध्यान रखना कि यहाँ एम है, इज एम आर है ना, तो टेंस प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में ही रखना है। जैसे एम है तो एम का मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है ना, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब किसकी होती है भाई, इज एम और आर, ये तीनों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की। तो अपन को जो इसमें आंसर है उसी में क्वेश्चन बनाना है, टेंस तो वही रखना है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज करना है। एम आया आई की वजह से, अब यू के साथ में एम थोड़ी आएगा, यू के साथ में तो आर आएगा, तो यू आर, ठीक है, यू आर। लेकिन अब यू आर सीधा यू आर थोड़ी लिखना है, अपन को बनाना है क्वेश्चन। और क्वेश्चन कैसे बनेगा, मैंने कहा था कि अगर सेंटेंस के अंदर या आंसर में अगर हेल्पिंग वर्ब हो तो हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले रखना है। वेरी गुड, तो यहाँ क्या आएगा, आर यू रीडिंग ए बुक, रीडिंग, बाकी एज इट इज, मैंने कहा था ना बाकी एज इट इज, लेकिन क्वेश्चन मार्क इंटरोगेटिव सेंटेंस बनता है, इसमें क्वेश्चन बनता है तो क्वेश्चन मार्क लगाना जरूर, ये इसके ही मार्क्स कट जाएंगे वरना, वो फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क। तो फिर समझ लो, इसकी मैं एक टेक्निक बताता हूँ आपको कि हमेशा यहाँ ये तो एम आया आई की वजह से, और ये आर हमने क्यों भर दिया, क्योंकि यू के साथ में आर आता है, एम नहीं आता। टेंस हमने चेंज नहीं किया है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से रखा है। आर यू रीडिंग ए बुक, क्या तुम बुक पढ़ रहे हो, आंसर आया यस आई एम रीडिंग ए बुक, लेकिन यस और नो नहीं लिखना, आई एम रीडिंग ए बुक, मैं बुक पढ़ रहा हूँ, ईजी है ना ये चीज़। अब मेरी टेक्निक समझो, टेक्निक क्या है, टेक्निक ये कि हमेशा, जैसे अभी आपको पहले तो यू लिखा, फिर उसको मिटाया, फिर ये लिखा, एग्जाम में थोड़ी लिखना है। एग्जाम में आप सबसे पहले इसको देखो, सबसे पहले आप तो हेल्पिंग वर्ब को देखो, बहुत शानदार ट्रिक है ये। हेल्पिंग वर्ब को देखते आपका दिमाग क्लिक कर जाएगा, अच्छा एम, ओके, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फिर आंसर पे, फिर देखो इसको 2 नंबर पे देखना है, इसको फर्स्ट देखना है, इसको सेकंड नंबर पे देखो, इसको देखते ही इसको देखो, अच्छा आई है, आई को चेंज करेंगे हम वी में, सॉरी वो यू में, ओके। फिर समझ जाओ कि यहाँ आना है यू, तो यू के साथ में क्या आना है, आर। इसका मतलब मिटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले इसको देखा तो दिमाग क्लिक कर गया कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, दूसरी बार इसको देखा तो ये भी पता चल गया कि क्या भरना है, तो आर भरना है, हेल्पिंग वर्ब पता चल गई आर भरना है, इससे पता चल गया टेंस कौन सा है, ठीक है। अगर यहाँ पर सोचो, यहाँ वोज होता तो यहाँ क्या था, वर आता, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो वोज और वर में से एक आएगा, तो यहाँ यू के साथ में वो आ जाता। ये चीज़ें तो बहुत इजी है, बहुत इजी है। जैसे एक दो और बनाओ, आई कैन स्पीक इंग्लिश, ये कैन क्या है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल मान लो, हेल्पिंग वर्ब मान लो, तो ये भी सबसे पहले आएगा
कैन, अब सुनो, आई कैन स्पीक इंग्लिश, तो आई को चेंज करना है यू में, तो कैन यू स्पीक इंग्लिश। समझ गए? क्या आप इंग्लिश बोल सकते हो? ये तो पूछ रहे, वो बोल रहा है कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, तो वो तो आंसर है, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। क्वेश्चन क्या बनेगा? क्या इंग्लिश बोल सकते हो? क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो? तो तुम का मतलब यू। हालांकि हमें तो पता है कि आई को यू में चेंज करना है, लेकिन फिर भी कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं ना, यू ही आना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आर आया एम की वजह से, लेकिन कैन सबके साथ लगता है, यू के साथ भी कैन ही लगता है, ही होता तो भी कैन लगता, आई होता तो भी कैन नहीं लगता, क्योंकि कैन सिंगुलर है, प्लूरल देख के नहीं लगता, लेकिन ये इज एम आर सिंगुलर प्लूरल देख के लगती है। तो ध्यान रखना, यहाँ कोई कैन का कोई कुड उड मत कर देना, चेंज नहीं होगा। ठीक है, अगला है दीपाली हैज कुक्ड फूड। ये क्या है? इसका मतलब क्या है कि दीपाली खाना पका चुकी है या फिर खाना पकाती है, यही आया आंसर। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? दीपाली क्या पका चुकी है। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले रख दो, हैज़ का हैज़ ही आ जाना है, क्योंकि हमें पता है सब्जेक्ट दीपाली है और दीपाली किसी का नाम है, वो चेंज नहीं होगा। आई था इसलिए चेंज हुआ, लेकिन दीपाली थोड़ी चेंज होगा, नाम कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो हैज़ दीपाली। अब नाम अगर चेंज नहीं होगा तो हमें यह भी पता चल गया कि दीपाली सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ में तो हैज़ ही आएगा, हैव नहीं आएगा। अगर यहाँ पर बहुत यू होता या फिर और कुछ न वी होता तो यहाँ पर हैव आ जाता, हैव यू, हैव वी। ठीक है, क्योंकि वो प्लूरल बन जाता और प्लूरल के बहुवचन बन जाता, और प्लूरल के साथ में तो हैव आता है, लेकिन दीपाली सिंगुलर है, तो हैज़ दीपाली कुक्ड फूड। ठीक है, और आगे लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। ये बातें मैंने बताई, बहुत ईजी है ना, एक रूल अपना कंप्लीट। सेकंड बात सीखो, या फिर रूल नंबर सेकंड सीखो। पहली बात मैंने 3 सेंटेंस आपको सिखा दी, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी है। आंसर में इतनी देर अपने बात सीखी कि हेल्पिंग वर्ब हो तो हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में रखनी है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है आंसर में हेल्पिंग वर्ब हो ही नहीं, फिर क्या करें? तो आंसर में हेल्पिंग वर्ब अगर नहीं हो तो क्वेश्चन बनाते समय डू, डज या डिड से सेंटेंस को स्टार्ट करना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, डू, डज या डिड। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठेगा कि कब तो डू, कब डज, कब डिड लगाना है। तो पहली बात समझ लो, डू लगेगा आपके प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में, हालांकि मैं इस पर बहुत अच्छे वीडियो बना चुका, आपके सबको समझ आ रखा होगा। डज भी प्रेजेंट टेंस में लगेगा, लेकिन एस या ईएस होगा तब, या फिर ऐसा मान लो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस होगा तब। और जो डिड है वो तो आपको आराम से पता चल रहा है, वो लगेगा पास्ट टेंस में। ठीक है, डिड कहाँ लगेगा? पास्ट टेंस में लगेगा। और डू और डज, ये चीज़ आपको समझ में आ गई, तो तीनों बातें ये भी साइड में कहीं लिख लेना, इसी मर्ज कर लेना। डू लगेगा प्रेजेंट टेंस के साथ में, प्रेजेंट टेंस सिंपल जो होगा, अभी दोनों एग्जांपल से बात समझ में आ जाएगी। डज भी प्रेजेंट टेंस में लगेगा, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस एस होगा तब, ये बातें बता चुका टेंस वाले वीडियो में। और डिड लगेगा पास्ट टेंस में। डिड की कैसे लगेगा कि पास्ट टेंस की पहचान कैसे होगी कि अगर सेंटेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो पास्ट टेंस है, मतलब डिड लगेगा। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, दे गो टू स्कूल। बताओ, सिंपल सेंटेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। किसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है? बिना हेल्पिंग वर्ब के। ध्यान रखना, एक नोट लिखाता हूँ बहुत ही शानदार, बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, बिना हेल्पिंग वर्ब के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो वो प्रेजेंट सिंपल, ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। बहुत बड़ी चीज़ है ये। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं हो सेंटेंस में और फिर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस है। सबसे तगड़ी पहचान है ये, बस कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा अब। जैसे कि दे गो टू स्कूल, यहाँ गो है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब इसके साथ में नहीं लगी हुई, ना तो डू है, ना डज है, ना हैज है, ना हैव है, ना हैड है, डिड, वॉज, वर, कुछ नहीं है। तो क्या लग जाएगा? इसका मतलब ये प्रेजेंट टेंस है। और प्रेजेंट टेंस में मैंने कहा था कि आंसर में अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं हो तो क्वेश्चन बनाते समय, अपन बना रहे हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन बनाते समय हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, लेकिन कौन सी? डू, डज और डिड में से लगाएंगे। तो अब बताओ कौन से लगाएंगे? डू लगाएंगे, क्योंकि प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में लगेगा डू और डज। तो वो डू लग जाएगा, डू दे गो टू स्कूल और क्वेश्चन मार्क। सिंपल, दे गो टू स्कूल, क्वेश्चन क्या है? वे स्कूल जाते हैं। आंसर क्या? आंसर है वे स्कूल जाते हैं। क्वेश्चन क्या बना? क्या वे स्कूल जाते हैं? दे गो टू स्कूल, डू लग गया क्योंकि हमने पहचान लिया इस ट्रिक से।
सेकेंड ट्रिक, नेहा सो ए स्नेक इन द रूम। यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है सी, सा, सीन, 3 वर्ब की फॉर्म होती है, ठीक है। सी फर्स्ट फॉर्म है, सो बोल दो चाहे सा बोल दो थर्ड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म है, सीन है थर्ड फॉर्म है, ये सी, सा, सीन है। वर्ब की सेकंड फॉर्म है और वर्ब की सेकंड फॉर्म तो पास्ट सिंपल में आती है, इसका मतलब इसमें डिड आएगा। समझ में आ गई? तो क्या बन जाएगा? डिड। क्वेश्चन बना रहे हैं अपन, तो डिड नेहा, और यहाँ पर सो है और ए स्नेक इन द रूम। अब यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, लेकिन मैंने आपको डू, डज और डिड, यानी कि जो अभी मैंने आपको टेंस का जो डोज दिया था उसमें ये बात बताई थी कि अगर जिस सेंटेंस में डिड या डू या डज लग जाता है, तो डिड यहाँ पर लग गया तो इसके बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। तो ध्यान रखना सा का हो जाएगा सी, ये जरूर ध्यान रखना क्योंकि सेंटेंस में डिड का यूज हो गया। तो डिड लगने के बाद में भले ही पास्ट सिंपल क्यों ना हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो डिड ने सी ए स्नेक, बाकी एज इट इज उतारना है, ये तो मैंने आपको कहा ही था, बाकी अपन को एज इट इज उतारना है। ये था रूल नंबर 2। हाँ, नेक्स्ट रूल देखो, वो है कि सेंटेंस में अगर नॉट हो या फिर यस हो, एक ही बात है। जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था ना वो चीज़, उसके एग्जांपल लेने समझ में आएगी वो बात। नोट दिया हुआ तो नॉट या फिर यस को हटाना है। जैसा कि सेंटेंस ऐसा आ जाए एग्जाम में, नो माई फादर इज नॉट ए डॉक्टर। यहाँ पर आपको 2 जगह नो, एक तो नो दिखेगा और एक दिखेगा आपको नॉट, एक तो नो और एक नोट, ये 2 चीज़ आपको दिखेगी, ठीक है। इसको हटाना है। देखो कैसे, आंसर पहले समझ में आ गया होगा आपके, नहीं मेरे पिताजी डॉक्टर नहीं है, ये आंसर है। तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा? खुद सोच लो कि आप अगर ये आंसर दे रहे हो तो क्वेश्चन आपको क्या पूछने वाला क्या पूछ रहा होगा? आपके पिताजी क्या हैं या फिर आपके पिताजी डॉक्टर हैं, ये पूछ सकता है। आपके पिताजी डॉक्टर है यानी कि ये पूछेगा। और दूसरी बात ये भी क्लिक करना है, सबसे पहले जो मैंने कहा था हेल्पिंग वर्ब देखनी है, मतलब कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, इज है ना। तो बेसिकली प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और यही पास्ट सिंपल, यही सेंटेंस आएंगे 1-2 बस। जितने भी मैं रूल बता रहा हूँ उसके बाहर नहीं जाना, ही ध्यान रखना, ठीक है। तो आंसर क्या बन जाएगा? इज है तो इज ही आएगा। इज क्यों आएगा? क्योंकि माई फादर है, इज है तो माई फादर है, और माई को चेंज करना है योर में, तो इज योर फादर। क्योंकि माई फादर तो अपन जब आंसर दे रहे हैं तब बोल रहे हैं ना, पूछने वाला क्या पूछेगा? क्या आपके पिताजी डॉक्टर? आपके पिताजी मतलब योर फादर, समझ गए। तो माई को योर में अगर याद भी करोगे ठीक है, वरना कॉमन सेंस से भी लिख सकते हैं। इज योर फादर इज ए डॉक्टर, इज ए डॉक्टर। अब सुनो, 2 जगह नोट था, एक तो ये हटा दिया और ये हटा दिया, मतलब नो और नोट दिखना ही नहीं चाहिए और यस भी नहीं। सिंपल सेंटेंस और आगे लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। कितना इजी है, तो बहुत बेहद आसान, इस छोटे से रूल से काम हो रहा है। नोट या यस हो तो हटा दो उसको। अगला है नो शी डज नॉट कुक फूड इन द इवनिंग। नहीं, वह शाम में भोजन नहीं पकाती है, नहीं पकाती। आंसर पूछने वाला आपसे क्या पूछ रहा होगा कि क्या वह शाम में भोजन पकाती है, ये तो पूछेगा। तो देखो पहली बात ये कि डज नॉट आ रहा है, मतलब वो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो डज से ही स्टार्ट कर दो वापस। डज से क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट शी है और शी के साथ मतलब डज ही आएगा, क्योंकि शी क्या है? सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ में डज लगता है। मैंने टेंस का डोज बताया, मैंने कहा टेंस बहुत जरूरी, टेंस तो सब जगह काम आएंगे। जैसे अपन हिंदी में 12 कड़ी सीखते हैं तो क्या क्या आना जरूरी है ना, इंग्लिश में ABCD सीखना, ABCD आना जरूरी है इंग्लिश के लिए, वैसे ही ग्रामर सीखना तो टेंस आना जरूरी है। तो डज शी, ठीक है, डज शी। बाकी अब सुनो, इस डज को सबसे पहले लिख दिया क्योंकि हेल्पिंग को सबसे पहले लिखनी है, फिर सब्जेक्ट डज शी, बाकी ये हटाना है, बहुत इजी है, ये हटा दो और ये हटा दो, मतलब नो और नोट दिखना ही नहीं चाहिए, बाकी एज इट इज लिखना है। वो तो मैंने रूल बताया था कि अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हो, मतलब आंसर में हेल्पिंग वर्ब हो, तो उस हेल्पिंग वर्ब को क्वेश्चन बनाते समय सबसे पहले रख दो, बाकी सेंटेंस एज इट इज उतार दो, बस यही तो ट्रिक है। इसको पहले लिख दिया शी, बाकी एज इट इज कुक फूड इन द इवनिंग, और आगे लगा देना क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अगला यस आई नो हिम, हाँ मैं उसे जानता हूं, तो यस आई नो हिम, यहां पर नो प्रेजेंट सिंपल, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, कहीं पर भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। मैंने यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक लिखी थी पिछली बार, वो वाली ट्रिक याद करो कि अगर सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं हो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो वो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है। तो यहाँ आ जाएगा यस आई नो हिम, तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? क्योंकि प्रेजेंट सिंपल है तो डू या डज लगेगा। तो अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? आई, लेकिन आई चेंज होगा यू में, इसका मतलब यहाँ हम यू लिखने वाले, मैंने कहा था ना पहले ही, आप तो इसको देख लो, इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा? डू, डज नहीं आएगा, डू आएगा, क्योंकि यू प्लूरल है,
और प्लूरल के साथ में डू आता है। हाँ, अगर यहाँ पर शी होता इट तो डज आ जाता। तो डू यू नो हिम, और आगे लग जाएगा क्वेश्चन मार्क, क्या तुम उसे जानते हो। बहुत ईजी है ना। हाँ, अब एक छोटी सी और बात है और फिर फ्रेमिंग क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये है हैव का यूज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सेंटेंस में अगर हैव से रिलेटेड कोई आपसे बात पूछे, यानी अगर आंसर में, पूरी बात समझना, अगर आंसर में, क्योंकि अपन तो क्वेश्चन बनाएंगे, अगर आंसर में हैव हो, अगर आंसर में हैज हो, अगर आंसर में हेड हो, और फिर आपसे वो हैव का यूज करवाए, क्योंकि वो साफ लिखा हुआ होगा हैव, या वो साफ साफ पता चल जाएगा कि यस ही हैज़ ए न्यू कार। क्या लिखा हुआ है? यस ही हैज़ ए न्यू कार, और क्या पता ब्रैकेट में लिख दे कि हैव भरो, ये पूछ लिया हैव। देखो एक्चुअल में हैव का मतलब होता है कि जैसे मैंने कह दिया कि मेरे पास एक कार है, तो आई हैव ए कार, मतलब अपने पास होना। ये हेल्पिंग वर्ब की जगह भी यूज होता है और अपना अधिकार जताने के लिए, अपनी प्रॉपर्टी दिखाने के लिए भी होता है। ठीक है, तो ये जैसे कि यस ही हैज़ ए न्यू कार, तो आंसर क्या बनेगा? क्योंकि सेंटेंस आंसर है, ये आंसर है, ये आंसर ही तो है, तो क्वेश्चन बनाना है। इसमें आपने क्या देखा? हैज़। मैंने क्या लिख रखा है? रूल क्या लिख रखा है कि अगर आंसर में हैज़ हो तो डज प्लस हैव भरा जाएगा, अगर आंसर में हैज़ हो तो डज प्लस हैव भरा जाएगा। बात समझ में आ गई? क्या बनेगा? और यस नो तो हट ही जाएगा, तो सबसे पहले आएगा डज, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले डज, फिर सब्जेक्ट ही, फिर हैव। बात समझ में आ गई? यानी कि डज प्लस हैव, डज और हैव, क्योंकि हैज़ था, हैज़ दिखते डज प्लस हैव, डज ही हैव, बाकी एज इट इज ए न्यू कार। अगला, और यस नो तो हट ही जाता है, वो तो अपना रूल ही है। फ्रेमिंग क्वेश्चन का मतलब यस नो खत्म। नो राम हैड नो चॉकलेट्स। अच्छा, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना इसके आगे। देखो नेक्स्ट पढ़ो, नो राम हैड नो चॉकलेट, राम के पास में कोई चॉकलेट नहीं है। तो क्वेश्चन क्या पूछा होगा आपने, तब उसने ये आंसर दिया। आपने ये पूछा होगा कि क्या राम के पास में कोई चॉकलेट है, एनी चॉकलेट, यानी कि, तो यहाँ पर क्या है? हैड। मैंने क्या लिखा हेड के लिए? डिड, तो डिड सबसे पहले आ जाएगा, डिड, फिर सब्जेक्ट कौन है? राम, डिड राम, और नो चॉकलेट की जगह क्या आ जाएगा? एनी चॉकलेट्स, एनी चॉकलेट्स, क्योंकि नो और नॉट का यूज तो होता ही नहीं है, वो तो हट जाएगा, यस और नो तो हट जाएगा। तो डिड राम एनी चॉकलेट्स। अब आप अभी सोचो कि एनी कहाँ से, तो एनी थोड़ा बहुत तो कॉमन सेंस भी लगा सकते हो आप, अगर क्योंकि ये तो कि कोई कुछ चॉकलेट है तो अपन एनी का यूज़ करते हैं, एनी चॉकलेट। ठीक है, नेक्स्ट है नो, आई हैव नो टाइम टू वेस्ट। यहाँ पर क्या है? हैव। हैव के लिए क्या रूल है? डू प्लस हैव, तो क्या बन जाएगा? डू, हेल्पिंग और सबसे पहले आएगी, जैसे मैंने सब जगह हेल्पिंग पहले लगाया, डज, डिड, डू, तो डू, उसके बाद में आई सब्जेक्ट है, तो सॉरी आई नहीं आएगा। आई क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आई अपने आप में चेंज होगा यू में, यहाँ थोड़ा सा फिर ध्यान रखना है। डू यू, बाकी सब में तो क्या चेंज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ही तो किसी में चेंज नहीं होगा, ही किसी में चेंज नहीं होगा, राम किसी का नाम है तो राम फिर चेंज नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर आई था तो आई तो यू में चेंज होगा। तो डू यू, और रूल क्या है वाले में? हैव, हैव तो हैव आना है। ठीक है, डू यू हैव, और नो तो आएगा नहीं, तो यहाँ आ जाएगा एनी, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा एनी लगाना है। ये तो अपना कॉमन सेंस है कि क्या तेरे पास थोड़ा बहुत भी टाइम है वेस्ट करने के लिए, एनी टाइम टू वेस्ट, तो एनी इसलिए है, बाकी कोई एनी कोई रूल नहीं है, ये तो कॉमन सेंस है। तो डू यू हैव एनी टाइम टू वेस्ट, बहुत आसान है ना। तो आज अपन ने, मैं 3 वीडियो बनाऊंगा इसके, और जानबूझ के 3 इसलिए बना रहा हूँ कि आपके कमेंट में चेक करूंगा कि आपका कैसा रिप्लाई आता है। मेरे हिसाब से दुनिया का इससे ईजी तरीका कहीं नहीं मिलेगा आपको। 3 वीडियो बनाने वाला हूँ इसके, 3 वीडियो। ठीक है, एक वीडियो अभी जो बना दिया अपने इस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले, सेकंड वीडियो आपको जल्द मिल रहा है WH टाइप वाले क्वेश्चन, और तीसरा मिलेगा आपको क्वेश्चन टैग। ये 3 वीडियो बनेंगे, तब फ्रेमिंग क्वेश्चन शानदार PhD होने वाली है। ठीक है, सिंगल डाउट नहीं रहेगा, जितना पढ़ा रहा हूँ उसके अलावा आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, ओके।